हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज 6 बज रहे हैं मॉर्निंग के और मैं ये जो वीडियो है रात को 2 बजे मैं शूट कर रहा हूं, ठीक है ना। और सुबह आपको ये वीडियो मिल रही है प्रीमियर में। बिल्कुल आपको एकदम शांति से हेडफोन को निकाल लीजिए, कान में डाल लीजिए और सुबह के 6 बजे जुड़ जाइए। डेली सुबह 6 बजे मिलने वाला है। 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे, ये टाइमिंग फिक्स है। बाकी बीच बीच में वीडियो लगातार अपलोड होती रहती है। सबसे ज्यादा यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा वीडियोस एसकेएम स्टडी के द्वारा अपलोड की जाती है। जाके चेक कर लीजिए 10+ डेली वीडियोस अपलोड की जाती है केवल आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। हर एक टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा यार। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मैं आशा करता हूं कि हर एक चीज आपको समझ में आएगी और आप लोग बकायदा अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे बोर्ड की। चिंता मत करिएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह आपको समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। ये जो पेपर है, ये पेपर है 302 DQ। आज पूरा एकदम धमाका करने वाला है, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। हर एक चीज मैं लिख के समझाने वाला हूँ। सामान्य हिंदी का पेपर भाई साहब, सामान्य हिंदी का पेपर है ये, ठीक है। कब का ये सामान्य हिंदी का पेपर है और कब का है? सन 2022 का है। सन 2022 सामान्य हिंदी का पेपर है और इस पेपर सॉल्व करेंगे तो आराम से यहाँ पे आपको 30 से 40 नंबर फिक्स हो जाएगा। 30 से 40 नंबर फिक्स होने वाला है इस वीडियो के द्वारा, ठीक है ना। क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन ही आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल के पेपर को तैयार करने की। जितना आप पिछले साल के पेपर तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा और उतना ही आप अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व करके आएंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे वीडियोस की तरफ। ये है ना, ये आपका 2022 का पेपर है। आप लोग कमेंट किए थे कि सर 2022 का, 2020 का, 2019 का पेपर पढ़ा दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। यार मैं कोशिश करूंगा कि 2 डेज के अंदर अभी आपके पास 3 दिन का समय बचा हुआ है, हम 2 दिन के अंदर पूरा पेपर ही खत्म कर देंगे। पूरा मैं पेपर ही खत्म कर डालूंगा, ठीक है ना। कितने सेट पेपर हैं यार? 7 सेट होते हैं, 7 दूनी 14 वीडियोस, 10 वीडियोस मैं डेली दे दूंगा तो आपका 2 दिन में खत्म 14 वीडियोस, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, हिंदी की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बाकी उसके बाद जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब खत्म करवा देंगे, बिल्कुल आप छाप कर आएंगे, ठीक है ना। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये देखना है कि आपको 15 मिनट का टाइम क्यों दिया गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या करना है कि 15 मिनट ये सोचना है कि सबसे पहले मैं किसका आंसर दे दूं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर एग्जामिनर पहला ही क्वेश्चन पढ़ के मस्त हो गया, हाँ यार बंदा चौचक प्रश्न लिखा है भैया, तो नंबर ठूस के मिले, मतलब समझत है, मतलब ये है कि आपको ढेर सारा नंबर मिलेगा, चिंता मत करिएगा। इसलिए आप 15 मिनट में केवल उसी प्रश्न का उत्तर उठा के दीजिएगा जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरीके से आता रहे। 10वां ही रहे, 10वां को करिए सही ढंग से। जब नहीं पहले उत्तर करना शुरू कर दीजिए, ना। अगर आपको 10वां नंबर आ रहा है भाई साहब, 10वां वाला आ जाइए, 10वां को उठाइए लेकर आइए छाप दीजिए। फिर दूसरा आ रहा है तो दूसरा को उठाइए लेकर आइए छाप दीजिए। तीसरा आ रहा है, तीसरा को उठाइए लेकर छाप दीजिए। बात समझ आ रहा है? जो आ रहा है उसको उठाइए, छापिए, काम खत्म हुआ। बात समझ आ रहा है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छा नंबर मिलेगा। आपका जो पेपर रहेगा 2 खंडों में रहेगा, खंड क और खंड ख। खंड क कितने अंकों का लाड लो? 50 नंबर का। खंड ख कितने नंबर का? 50 नंबर का। आप ईयरफोन निकाल के कान में डाल लीजिए, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, समझते हुए जाना, ठीक ना। हर एक क्वेश्चन का एक्सरे करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर माता भूमि है तो किसकी है? आधे अधूरे है तो किसकी है? आखिरी चट्टान है तो किसकी है? हम ये तो जानेंगे वासुदेव सड़गरवाल की कृति किसकी है, लेकिन इसके नीचे जो कृतियां हैं वो भी बताएंगे किसकी है। जो नहीं है कि वो वाला प्रश्न ना दे के ये वाला दे दिए। आपका अगर वहां से नहीं है तो नीचे वहां से कोई प्रश्न लाके देगा, मैं बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। वासुदेव सड़गरवाल की कृति किसकी है कमेंट में छापिए, बाकी मैं आंसर दे रहा हूं। पूरा का पूरा लिख के रखें बगल में और वही देख के आपको बताएंगे, क्योंकि इसको हम तो इतने बड़े ज्ञाता है नहीं कि भाई साहब मुझे पूरा याद रहेगा। मैं पूरे पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करता हूं, पूरा डाटा सामने रखता हूं, उसको पढ़ाता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके धस जाए दिमाग में। 16 फरवरी को जाके छाप के आएगा हिंदी का चिंता नहीं करना है, हिंदी का टेंशन आप बंद कर दीजिए लेना। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना।
एकदम चिंता अगर कर रहे हैं कि सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, अच्छा नंबर स्कोर करके आओगे, गारंटी मेरी है यार, एकदम एकदम चपुआ क्वेश्चन है, छाप लीजिए। वासुदेव सड़ग्रवाल की कृति कौन सी है लाडलो? वासुदेव सड़ग्रवाल की कृति कौन सी? बार बार बताया, फिर से बता रहे हैं, माता भूमि। माता भूमि किसकी है? छाप लीजिए, माता भूमि। माता भूमि किसकी है? माता भूमि। ज्यादा आवाज तेज मत करिएगा, धीम आवाज करके तब डालिएगा ना, नहीं तो आप ना कान में लगा के, तो ऐसे लगा के आराम से याद कर लीजिए। वासुदेव सड़ग्रवाल की कृति माता भूमि, मेरे साथ, वासुदेव सड़ग्रवाल की कृति माता भूमि। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं किसकी है? नोट कीजिए, बाबू गुलाब राय की। किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। ठीक है। आधे अधूरे किसकी है? नोट कर लीजिए, मोहन राकेश की। किसकी है? मोहन राकेश की है। आधे अधूरे किसकी है? मोहन राकेश की है। आखिरी चट्टान किसकी है? यह भी मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है। नोट कर लीजिए, मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय की, आधे अधूरे मोहन राकेश की, आखिरी चट्टान मोहन राकेश की। वासुदेव सड़ग्रवाल की कौन सी है? माता भूमि। माता भूमि किसकी है? वासुदेव सड़ग्रवाल की। एक साथ आंख बंद करके याद कीजिए, वासुदेव सड़ग्रवाल की माता भूमि, वासुदेव सड़ग्रवाल की माता भूमि। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की। आधे अधूरे मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन राकेश, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, आखिरी चट्टान मोहन राकेश। इतना याद हो गया? नीचे चले आइए, नीचे चले आइए, नीचे चले आइए। ख नंबर यहाँ पे है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है नहीं है। तो सबसे पहले ये बात आपको बतानी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? जस्ट अ सेकंड, मैं सोच रहा हूं कि और आपको कुछ पॉइंट में लिखवा दूं ताकि आप जाइए वहां पर छाप के आइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें से रचनाएं नहीं है। एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा खोल लेता हूँ ना, तो और आपको चीजें मैं बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बस कुछ सेकंड का आपको टाइम देना है बस। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, सबसे पहले ये याद कर लीजिए। जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है ना। और नोट कर लीजिए चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, क्लियर है। और कौन सा? पुनर्नरवा, पुनर्नरवा, नरवा। और नोट कर लीजिए अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा इत्यादि क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये क्या है? ये है उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ठीक है ना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह कौन कौन सी हैं? तो अशोक के फूल, अशोक के फूल हो गया, और कुटज, कुटज, और विचार, विचार, और विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। और कौन सी है? नोट कर लीजिए विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, वितर्क। और साहित्य का मर्म, साहित्य का मर्म, मर्म। और नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिए साहित्य सहचर, और नोट कर लीजिए साहित्य सहचर, सब नोट कर लीजिए साहित्य सहचर। और कौन सा है? और कौन सा है? और नोट कर लीजिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य की भूमिका। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की मैंने लिखवा दिया, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, अनाम दास का पोथा इत्यादि उपन्यास है, इसको रचना भी कह सकते हैं। निबंध अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, साहित्य का मर्म, साहित्य सचर, और
हिंदी साहित्य की भूमिका। अब यहाँ पे क्या बिल्ले सुर बकरिया मिला, क्या बिल्ले सिर बकरिया मिला क्या, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की यदि आप सभी रचनाएं याद कर लिए हैं, यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी की सभी रचनाएं याद कर लिए हैं तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर लगा देंगे। लेकिन अब जब आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं याद ही नहीं है तो राइट ऑप्शन कहां से लगाएंगे, आप ही बताइए, आप क्या लगा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए अच्छे से पढ़िए। तो बिल्ले सुर बकरिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य की भूमिका और साहित्य का मर्म, ये तीनों के तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन बिल्ले सुर बकरिया नहीं है। तो बिल्ले सुर बकरिया किसकी है, किसकी है, अगर इनकी नहीं है तो किसकी है, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, निराला की है। ये पेपर मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, चिंता मत करिएगा, ये मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, चिंता मत करिएगा। नीचे आ जाइए। निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, प्रोफेसर जी सुंदर जी की रेड्डी कौन सी रचना है इसमें से, मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आलवाल, मैंने सील पहुंचाई, मैंने सील पहुंचाई। तो जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है वो है मेरे विचार, मेरे विचार। मेरे विचार किसका है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना क्या है, मेरे विचार। किसकी है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अब आपको यह भी बताना है कि सर सूरज का सातवां घोड़ा किसका है, फिर सूरज का सातवां घोड़ा फिर किसका है, नोट कर लीजिए। सूरज का जो सातवां घोड़ा है वह है धर्मवीर भारती का है। किसका है, धर्मवीर भारती का है। सूरज का सातवां घोड़ा कौन सा है, धर्मवीर भारती का है। आलवाल किसका है, नोट कर लीजिए, अज्ञेय जी का है। किसका है, अज्ञेय जी का है। आलवाल किसका है, अज्ञेय जी का है। मैंने सिल पहुंचाई, अब तो आपको याद हो गया यार, कई बार मैंने इसको पढ़ाया है। मैंने सिल पहुंचाई किसका है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। किसका है, विद्यानिवास मिश्र का है। क्लियर है, नीचे चले आइए। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बिल्कुल भी नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बिल्कुल भी नहीं है। धर्मवीर भारती, बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक की रचनाकार कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक ना। और गुरु जी के साथ मेरे आध्यात्मिक सफर, ये भी किसका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। पूर्व राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम चुने गए थे। उसके बाद अंगा वाला क्वेश्चन है, फणविश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी है, किस विधा पर आधारित है। फणविश्वरनाथ रेणु की जो कृति है नाम क्या है, ठुमरी। याद कर लीजिए, नाम क्या है, ठुमरी। यह किस विधा पर आधारित है आपको बताना है। क्या ये एक यात्रा स्मरण है, क्या ये उपन्यास है या कहानी है सर, नहीं नहीं, रिपोर्टाज है। तो जो ठुमरी है ना, जो ठुमरी है ना, यह है कहानी। ये क्या है भाई साहब, कहानी है। ठुमरी क्या है, कहानी है। इसके लेखक कौन है, फणविश्वरनाथ रेणु जी हैं। कौन है, फणविश्वरनाथ रेणु जी हैं। फणविश्वरनाथ रेणु जी क्या है, ठुमरी, ठुमरी कहानी के क्या है, लेखक हैं। कौन है, फणविश्वरनाथ रेणु जी हैं। आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो चिंता मत करिए, मैं और अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करवाऊंगा भाई साहब। जितना मेहनत होगा उतनी मेहनत आपके साथ करेंगे, आपको बस जमकर पढ़ाई करना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नीचे आ जाइए, अब दूसरे में लगते हैं, दूसरे को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दूसरा यहाँ पे है, दूसरे का क्वेश्चन बोल रहा है कि रस कलश किसकी रचना है। जो रस कलश है किसकी रचना है। एग्जामिनर चाचा यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया तो आपको छाप के आना है, 1 नंबर आपको मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या जय शंकर प्रसाद। तो रस कलश किसकी रचना है आपको बताना है। रस कलश किसकी रचना है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रस कलश किसकी रचना है, तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है।
रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। हरिऔध ने इसका प्रकाशन कब किया था? इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसको नोट कर सकते हैं। इसका प्रकाशन हुआ था 1940 में। रस कलश का कब प्रकाशन हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है ना? मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति, यार बहुत परेशान है, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे बहुत परेशानी समझ आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप अंतिम दिन बचा हुआ है, अब परेशान हो रहे हैं कि हम कहाँ पढ़ ले कि पास हो जाए। जो पढ़ा रहे यही पढ़ लीजिए, पास हो जाएंगे। जो पढ़ा रहे हैं ना, जो लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए, आंख बंद करके पास हो जाएंगे। पिछले साल का क्वेश्चन ही छपता है पूरा पूरा, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं, क्वेश्चन बैंक है, उठा के देखिए, पूरा पिछले साल का क्वेश्चन भाई सब छापा है। तो क्यों ना हम पिछले साल का क्वेश्चन ही छाप लीजिए, पढ़ लेते हैं, काम हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? जो भाई साहब मैथिली शरणगुप्त जी हैं, उनकी महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? भारत भारती, जयद्रथवध, यशोधरा या साकेत? तो मैथिली शरणगुप्त की जो महाकाव्यात्मक कृति है यह साकेत है। कौन सी है? साकेत। अब साकेत में कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 12 सर्गों की संख्या है लाडलो। कितने सर्गों की संख्या है? कुल 12 सर्गों की संख्या है। ये किस सन में प्रकाशित की गई थी? तो ये लिखी गई थी 1940 ईस्वी। मान लीजिए दे दिया कि चलिए बताइए साकेत कब प्रकाशित की गई थी? तो 1940 में इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद गए यहाँ पे, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति नहीं है, यानी कि 3 ठो है, लास्ट वाला नहीं है। अगर जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति मालूम हो जाए तो आप तो आंसर दे लेंगे। तो सबसे पहला है आपका कानन कुसुम। कानन कुसुम किसकी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद की कृति है। चित्राधार भी जयशंकर प्रसाद की कृति है। इत्यलम जयशंकर प्रसाद की कृति लाडलो नहीं है। तो किसकी है? आपसे पूछ रहे हैं। अगर इत्यलम जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है तो किसकी है? आपको तो बताना है ना। तो नोट कर लीजिए, इत्यलम जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है तो किसकी है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, वात्स्यायन की कृति है। वात्स्यायन की कृति है। क्लियर है? नीचे आ जाइए, घ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन क्या है? सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? छापने वाला क्वेश्चन बताइए। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, स्वर्ण किरण। तो सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला था? घ का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, लोकायतन पर मिला था। सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो वो मिला था लोकायतन पर मिला था। लोकायतन पर मिला था। नोट कर लीजिए, एकदम छापने वाला क्वेश्चन हुए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन कौन सा है? लहर, गुंजन, उर्वशी, हरी घास पर क्षणभर। हरी घास पर क्षणभर। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हरी घास पर क्षणभर। हरी घास पर क्षणभर किसकी काव्य संकलन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का कौन सा है? हरी घास पर क्षणभर किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। लहर किसकी है? नोट कर लीजिए, लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की है। लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है। सिंह दिनकर की है। दिनकर की है। कौन सी है? उर्वशी। गुंजन किसकी है? गुंजन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी है? गुंजन है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आप छाप डालिए, इससे बाहर आने वाले नहीं हैं, बिल्कुल आपको छापना है। तो यहाँ पे 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया।
आगे की ओर चले, क्या आगे की ओर चले, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाके देख कर जाइएगा, ठीक है ना। गद्यांश यार, गद्यांश यार सवेरे करवाए रहे कि सवेरे करवाए रहे, हम सुबह करवाए थे ना आपका मैं कल सुबह ही तो करवाया था ना। ये गद्यांश इंपॉर्टेंट में वही पिछले साल के पेपर में छापा है, 10 नंबर का 10 नंबर का है, छाप लो यार, लाडलो छाप लो, एकदम मजे से आप पढ़ाई करेंगे यार, टेंशन मत लीजिएगा। आप कह रहे हैं अगर हमारे साथ बैठे हैं, अगर हमारी क्लास में है तो चिंता नहीं करनी हिंदी की, छपे छपाए क्वेश्चन है, जाकर छापना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छाप कर काम कर चलाइए, ठीक है ना। चलिए गद्यांश क्या है, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच बता रहे हैं, 100% गारंटी है, मैं लिख कर दे रहा हूं कि इससे बार नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। राष्ट्र का स्वरूप अशोक का फूल, जाकर आप लोग करके आइएगा, 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। और बिना पेपर के अभी मैं आज सॉल्व करवाऊंगा, बिना पेपर के मैं सॉल्व करवाऊंगा, कॉपी पेपर है रख दीजिए पेन बगल में, मैं बिना पेपर के सॉल्व करवाने वाला हूं, गारंटी मैं ले रहा हूं ना। आप बोल रहे हैं ना याद करने की जरूरत नहीं है, गद्यांश मत याद कीजिए, बस आप लेखक का याद नाम कर लीजिए और याद कर लीजिए किसका, पाठ का, बाकी मैं करवा दे रहा हूं, ट्रिक बता दे रहा हूं सॉल्व करने की। यार एग्जामिनर काट पीट के 8 नंबर आपको मिलेगा 10 में से, चिंता मत करिए। अब आपके पास एग्जाम बहुत कम है, लोड बहुत ज्यादा आपने आपको नहीं देना है, बहुत कम लोड देना है, पैसा माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है, एकदम इंजॉय से यार, एकदम इंजॉय से पढ़ना है, ठीक है ना, एकदम इंजॉय से। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। अगर क्वेश्चन मैं पूछूं अभी यहीं से अभी क्वेश्चन बनेगा, भूमि का निर्माण किसने किया है, तो आप बोलेंगे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। मैं जो मैं बोल रहा हूं याद करते चले जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। वह अनंत काल से है, कौन अनंत काल से है, भूमि अनंत काल से है। भूमि का निर्माण किसने किया, देवों ने किया। भूमि कब से है, अनंत काल से है, समझिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक धर्म है। किसके प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक धर्म है, भूमि के भौतिक रूप, भौतिक मतलब जो आप पहाड़ वहाड़ देखते हैं, जंगल देखते हैं, नाना प्रकार की नहर देखते हैं, ठीक है ना। उसके संदर्भ, आप जब आप जाते हैं बगीचे में तो वहां पे बहुत ही अच्छा सौंदर्य लिखता है यार, बहुत फूल खिले रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, सौंदर्य है, किसका सौंदर्य है, भूमि का सौंदर्य है। और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक धर्म है। बात समझते जाना। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अभी क्वेश्चन बनेगा कि हम किसके प्रति जागरूक होना चाहिए, हमें भूमि के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्या बलवती हो सकेगी, हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अभी आगे देखिए छापने वाले हैं हम लोग, यही छापेंगे। फिर है, यह भूमि सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। भूमि क्या है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब इसको तो आपको पता है, रेखांकित अंश वाला करना रहता है, बस बढ़ा चढ़ा के यही छाप दीजिएगा। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक क्या है, धर्म है। इतना समझ आया। एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच। अभी तक याद हो गया होगा यार, कई बार मैंने इसको पढ़ाया, कई बार मैंने पढ़ाया। चलिए देखिएगा लाडलो, देखिएगा, भूमि का निर्माण किसने किया, वह कब से है, मैंने अभी आपसे पूछा था ऊपर की ओर। देखिए लाडलो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। पहले का राइट आंसर छाप लीजिए, छाप लिए दिमाग में, छाप लिए कि नहीं। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो यह पृथ्वी किसकी जननी है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। दूसरे वाला मैं बोल रहा था ना कि आपको बिना पेपर एंड पेन अप्रोच बताऊंगा, बिना किसी पेपर और पेन को उठाए हुए आंसर देना। आपको याद आ रहा है 10 नंबर ऐसे में फिक्स करवा दिए। बहुत चिंता करते हैं कि गुरुजी 10 नंबर बन मिल जाए तो मजा आ जाए। 10 नंबर का आप नकल करने के लिए पता नहीं कितने बच्चे रिस्टिकेट हो जाते हैं, आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही बोर्ड सख्त है, तो जब 10 नंबर आपको यहाँ पे फ्री में मैं दे रहा हूँ तो काहे के लिए आप परेशान हो रहे हैं। पढ़ के जाइए ना, गलत काम नहीं करना है भाई साहब, पढ़ के जाना है, आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है, ठीक है ना।
चलिए आगे हो गया। यहाँ पे पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ बताना है। पार्थिव का मतलब क्या होता है और आद्योपांत का मतलब क्या होता है? तो पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला। नोट कर लीजिए, पार्थिव का मतलब क्या समझेंगे? पृथ्वी से, पृथ्वी से, हाँ हमारी तरफ मत देखा, वहां पे देखिए, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। बच्चे कहते हैं गुरुजी आपकी मुस्कुराहट कातिलाना है। अरे यार हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि आप उदास ना हो, आपको एंजॉय मिले। देखिए गुरुजी मजा ले लेके पढ़ा रहे हैं यार। जब आपको बोर होंगे ना, आप बोर होंगे ना, तो मजा नहीं आएगी पढ़ने में। आपका कब समय बीत जाएगा, बस वही मुझे चाहिए कि भाई सब 1 घंटे पढ़ाएंगे, समय बीत जाएगा और पढ़ भी लेंगे, याद भी हो जाएगा। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। संबंध, पृथ्वी से संबंध रखने वाला। बात समझ आ रहा है? डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आद्योपांत का मतलब क्या होता है? आद्योपांत का मतलब होता है शुरू से अंत तक, शुरू से अंत, अंत तक आद्योपांत का मतलब होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहां से कहां तक रेखांकित अंश है? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होगी। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। कुछ नहीं करना है, 2 नंबर है, यह छाप देंगे 1 नंबर मिलेगा। हम बता रहे हैं केवल यही उतार देंगे तो 1 नंबर एग्जामिनर देगा, कटेगा नहीं। इसको थोड़ा अपने से विस्तार से लिख देंगे, अपने अंदर की जो जज्बात है निकाल दीजिएगा, काम खत्म हुआ। बात समझ आ रही है ना? कुछ मिला जुला के आप लोग लिख दीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लास्ट डे है, आपको मैट्रिक बता दे रहा हूं, पास हो जाएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम मिला, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। अगर आपको यह पता हो जाए कि ये किस पाठ से लिया गया है तो क्या ये बता देंगे लेखक कौन है? क्या या आप लोग ये बता देंगे लेखक कौन है? अब हम आपको बताते हैं। अशोक दिखे, अशोक का पेड़। भाषा कहीं दिख रहा है, भाषा और आधुनिकता। राष्ट्र कहीं जुड़ा है तो राष्ट्र का स्वरूप। अब ढूंढिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है? तो यहां पर इसमें सब ढूंढते ना भाषा ना कुछ दिखा, तो यहाँ पे राष्ट्र दिखा, यहां पर भी क्या दिखा? राष्ट्र दिखा, यहां पर भी क्या दिखा? राष्ट्र दिखा। और जब इतनी बार राष्ट्र है, इतनी बार राष्ट्र है, तो पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। अब राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है ये भी तो आपको याद होना चाहिए। वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं, अग्रवाल साहब हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल किसके हैं? तो यह हैं राष्ट्र के स्वरूप के लेखक। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल किसके हैं? राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं। अब आपको हिंदी का ये जो क्वेश्चन है तैयार हो गया होगा। अब आपके अंदर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थोड़ी सी चेहरे पे, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पे अगला है, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद, आप चाहे वो कर दीजिएगा चाहे ये करके आइएगा, वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कभी अच्छों के वज्रप्राणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसी और वो अधिसत्यों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ और त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए और उन दिनों सुंदरी साधन तत्व राणायाम योगस्य भोगस्य कथस्य एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। ठीक है ना? तो ये क्या है? यह भाई साहब है आपका, वो क्या है? तो यह है आपका पद्यांश। ये क्या आपका पद्यांश है? सॉरी ये गद्यांश है, सॉरी ये गद्यांश से मिस्टेक होगी। ये क्या आपका गद्यांश है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे क्वेश्चन ये है कि भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया। अब तो आप इसका आंसर दे लेंगे ना, कैसे देंगे? ऊपर ढूंढेंगे, ऊपर ढूंढेंगे।
भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया? देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी। पहले का राइट आंसर छाप लीजिए, पहले का राइट आंसर छाप लीजिए। छापने वाला है क्वेश्चन, एकदम छाप ले होंगे। बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन बन गया? बोधिसत्वों का जो शिरोमणि था वो कौन बन गया? तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। अब शिरोमणि कहाँ लिखा गया ढूंढेंगे, शिरोमणि कहाँ लिखा हुआ है आप लोग ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे वज्रपाणि, वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य पूर्ण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। अब ये और किसको टारगेट कर रहा है? वज्रपाणि नामक देवता को टारगेट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। तो यहाँ पे यक्षों के वज्रप्राणी, जो यक्षों के जो देवता थे कौन थे? वज्रप्राणी नामक देवता जो हैं वह बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। तो नीचे क्या लिखेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? बोधिसत्वों के शिरोमणि कौन बन गए? तो यक्षों के देवता, यक्षों के क्या था? यक्षों के वज्रप्राणी, वज्रपाणि नामक देवता शिरोमणि बन गए। बोधिसत्व और अभिसार शब्दों का अर्थ बताना है कि बोधिसत्व और अभिसार का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बोधिसत्व का मतलब जो होता है वह होता है शिक्षित। बोधिसत्व मतलब क्या होता है? शिक्षित होता है। शिक्षित मतलब जो जिसको जानकारी मालूम है, जो जिसको आता है, सब कुछ शिक्षित है। अभिसार मतलब क्या होता है? अभिसार का मतलब होता है प्रिय से मिलने जाना, यानी कि आगे बढ़ना। अभिसार मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना होता है। आपको समझ आ रहा है नहीं? अच्छा ही बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको समझ आ रही नहीं। समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। आप बता दीजिए कितना आपके लिए मेहनत करते। केवल आप पढ़िए यार, आप पढ़िए, पढ़ के जाइए, छाप कर आइए। एसकेएम स्टडी का यार छाप के आना जाके, और आते ही छापना। एसकेएम स्टडी यार पढ़ाया था जो वही आया था पेपर में, छापना है। पूरा पेपर सोल्यूशन देंगे, मिलना पेपर के बाद आके 5:30 बजे मैं यहीं पे बैठा रहूंगा और मैं पूरा पेपर सोल्यूशन करवाऊंगा। यहीं बैठा रहूंगा, हर एक क्वेश्चन का मैं पेपर सोल्यूशन करवाऊंगा यहीं से बैठ के, चिंता मत करिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहां से कहां तक है? उन दिनों से लेकर यहाँ पे क्या हुई? प्रतिष्ठित हुई। उन दिनों से लेकर क्या हुई? प्रतिष्ठित हुई। तो इसका मतलब होता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि योग, योग, भोग, योगस्य मतलब क्या होता है? योग, भोगस्य मतलब क्या होता है? भोग। ठीक है, योगस्य मतलब क्या होता है? योग और भोग उन लोगों के हाथ में है जो श्री सुंदरी के साधनों के प्रति समर्पित हैं। योग और भोग, योग और भोग उन लोगों के हाथ में है जो श्री सुंदरी के साधनों में क्या है? उनके प्रति समर्पित हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही नहीं यहाँ पे? अब यहाँ पे बताना है कि ये कहां से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये कहां से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अब ये तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में छापना है। मैं छापने का तरीका आपको बता दिया हूं कि किस प्रकार से आपको निकालना है आंसर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट छापिए। मैं वेट कर रहा हूं आपका रिप्लाई का। हाँ, मैं आपको रिप्लाई देने का वेट कर रहा हूं। आप लोग छापना है, इसका छापना है। अब यहाँ पे आ जाइए पद्यांश, मेरे लाडलो पद्यांश है, 10 नंबर का पद्यांश है। लेके जाइए मेरी तरफ से 10 नंबर लेके जाइए, फ्री में मैं आपकी बांट रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। ठीक है ना, ये भंडारा का है भाई साहब, भंडारा है यहाँ पे चल रहा है, फ्री में बांटने वाला। मैं भी बांट रहा हूँ फ्री में, मैं दे रहा हूँ आपको, बस नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, मेरी तरफ से चल रहा है यहाँ पे भाई साहब। छाप लीजिए, छापने वाले क्वेश्चन है, एकदम छाप के आना है। मेरे प्यारे जलद, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके न आए मधुबन से न से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। उसके बाद, ज्यों ही मेरा भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मुंह लेगी, तुझे वो तो भी मेरा दुख लख वहां जाके विश्राम कर लेना।
तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे आपका दिया गया है। अब इसको हम निकालने की ट्रिक बता रहे हैं, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए, आप क्वेश्चन मत खोलिए, क्वेश्चन बैंक मत खोलिए, मैं आपको बता रहा हूँ करने का ट्रिक ना, मैं बता रहा हूँ ट्रिक करने का। काहे के लिए परेशान हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जब बैठा हूँ काहे के लिए परेशान हो रहे हैं यार। अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो भाई साहब इतना तो आपको समझ में आया होगा कि कृष्ण के लिए किया गया है, तो सीधा बता दीजिए श्री कृष्ण के लिए किया गया है, काम खत्म। मधुवर जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा, मधुवर जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। देखिए यहाँ पे है, मधुवर जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। भाई साहब श्री कृष्ण ने नहीं भेजा, श्री कृष्ण ने नहीं भेजा। कहां से नहीं भेजा, मधुवन को छोड़कर जाने के बाद श्री कृष्ण ने कोई भी संदेश नहीं भेजा। काम खत्म। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे बावली और अल्प शब्दों का अर्थ बताना है, तो ये तो आप खुद बता देंगे, अरे बावली हो गई है क्या, हाँ ऐसे कहते हैं ना, आप राजस्थान में कहते हैं अरे छोरा बावला हो गया है क्या। बावला मतलब क्या हो गया, पागल। क्या हो गया, पागल। ठीक है ना। जो यहाँ पे राधा जी हैं वो कृष्ण के वियोग में पागल हो गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। ठीक है ना। अल्प मतलब क्या होता है, अल्प मतलब होता है, कहते हैं अल्प मतलब थोड़ा सा, जरा सा, क्या होता है, अल्प होता है। क्या होता है, थोड़ा सा। बात समझ आ रहा है, थोड़ा सा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए यहां से यहां तक है, ज्यों ही मेरा भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। इसका तात्पर्य है कि राधा पवन रूपी दूती को अपनी विरह कथा सुनाते हुए कहती हैं कि जब मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए, तब से न ही वे मधुबन लौट कर आए और न ही कोई संदेशा भेजा। क्लियर है, इसका मतलब यही है। उसके बाद है उपयुक्त पद्यांश संबंधित कविता का शीर्षक और रचयिता का नाम बताना है। तो कविता का शीर्षक बताइए, पवन दूतिका। अब यहाँ पे पवन दूतिका है, क्या है, पवन दूतिका है। और रचयिता कौन है पवन दूतिका से, तो वो है हरियोध जी हैं। कौन है, हरियोध जी हैं। पवन दूतिका से है, रचयिता कौन है, हरियोध जी हैं। बात समझ आ रही है आपको, मुझे पता है मुस्किया रहे हैं अब आप लोग कहेंगे गुरुजी कर लेंगे, परेशान नहीं होंगे हम लोग, इसको तो आप खुद छाप लेंगे। है क्या यहाँ पे, सुख भोग खोजते आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके 5 प्रश्न पूछा गया है। इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं, यहाँ पे देखिए, सुख भोग खोजने आते सब, सुख भोग खोजने आते सब। यहाँ पे जो जन्म ले रहे हैं वो सुख की खोज करने के लिए आते हैं। तो सब लोग किसके लिए आते हैं, सुख की खोज और भोग की खोज, भोग खाने के लिए, इंद्रियों की जो मतलब की चाहत है उसको मिटाने के लिए आए हैं। तो आप बता सकते हैं किसके लिए, सुख की और भोग की, सुख और भोग। सारा क्वेश्चन का आंसर यार इसी में है, उसी में है। बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया, देखिए, चेतना अहिंसा नम्रोज पशुता का पंकज बना दिया, चेतना को और अहिंसा को और नम्र को और ओज को बापू ने क्या बना दिया, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। यानी कि तुमने जो मानवता का सरोज है उसे पशुता का पंकज बना दिया है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो स्पर्धा और अहिंसा, बापू ने पंकज को क्या बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि बापू ने
पशुता के पंकज को चेतना, अहिंसा और नम्र ओज के भर मानवता का सरोज बना दिया। ठीक है ना, ये लिखेंगे। ठीक है ना, नीचे आ जाएंगे। स्पर्धा और अहिंसा का मतलब लिखना है। स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता। क्या होता है? प्रतियोगिता। कहते हैं यार वो देखो वो उसके अंदर कितनी स्पर्धा है, उसके अंदर कितनी स्पर्धा है, अर्थात किसी काम में औरों से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना, उसको काम करने में कितनी स्पर्धता है, यानी कि स्पर्धा यानी कि उसको किसी काम को करने में कितनी लगन है कि वो दूसरे से ज्यादा काम करता है। अहिंसा का मतलब होता है कि मतलब किसी भी प्राणी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना। बात समझ आ रही है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आप अपने से कर लेंगे, मुझे पता है। पद्यांश संबंधित कविता और शीर्षक का नाम लिखना है। अब भाई साहब ये कि इसको कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे बापू शब्द आया है, बापू शब्द आया है। जब बापू हैं खुद ही बैठे तो आप बता दीजिए कि बापू के प्रति से लिया गया है। कहां से शीर्षक से लिया गया है? बापू के प्रति नामक शीर्षक से लिया गया है। अब बापू के प्रति के शीर्षक कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं, लिख दीजिए सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, पंत जी हैं। नीचे चले आइए, नीचे चले आइए। अब ये लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख किए हैं। अब ये तो आप कर ही लिए होंगे, मुझे पता है कि वासुदेव सरग्रवाल, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम जीवन परिचय आप लोग रट के बैठे होंगे, मुझे पता है आप लोग रट के बैठे होंगे। आप लोग जीवन परिचय, तो आप लोग जीवन परिचय रट के बैठे हैं, मुझे पता है। नहीं रट के बैठे कमेंट में छापिए कि सर जीवन परिचय जीवन परिचय जीवन परिचय जीवन परिचय अगला वीडियो दे दूंगा। नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, अभी झांकिएगा लास्ट में बंद होने के बाद, वहां पे मैं पढ़ा दिया हूँ, लाड लो, परेशान मत होइएगा। लेखक का हो गया। कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। मैथिली शरणगुप्त, महादेव वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन मैंने पढ़ा दिया, जाके यार देख लीजिएगा, सबका मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। अब पंचलाइट बहादुर, भाई साहब एकदम थकान दूर कर देगा ये कहानी, एकदम एकदम आराम से बैठिए, मैं सुना रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं पंचलाइट कहानी सुनाता हूँ। तो पंचलाइट प्रविशन नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है। इसमें क्या होता है कि बिहार के कुछ लोग होते हैं, ठीक ना, जिसका नाम है महतो टोली। वो लोग रामनवमी के मेले पर जाते हैं घूमने के लिए। कहाँ घूमने जाते हैं? मेले में घूमने जाते हैं, रामनवमी के मेले में। वहां से वो पेट्रोमैक्स को खरीद कर लेकर आते हैं, और वो पेट्रोमैक्स को एक बहुत ही अच्छा सा सामान, पूजनीय सामान समझते हैं, मतलब पवित्र सामान समझते हैं। अब वो तो ला लिए, और फिर अब क्या होता है कि रामनवमी का था दिन, तो वो कहते हैं कि यार चलो हम लोग इसी पेट्रोमैक्स के उजाले में हम लोग कीर्तन भजन करेंगे। भाई साहब अब शाम का वक्त हो गया है। अब जब पेट्रोमैक्स जलाने की बारी आए तो किसी को वहां पर पेट्रोमैक्स जलाना तो आता नहीं था। अब उसमें 3 लोग थे मेजर, याद रखिएगा 3 लोग मेजर थे। कौन कौन थे? मेजर मतलब मुख्य भूमिका 3 लोगों की थी। कौन कौन? पहले थे गोधन। कौन थे? गोधन थे। गोधन के बाद क्या थी? मुनरी थी। क्या थी? मुनरी थी। फिर एक गुलरी थी। क्या थी? गुलरी थी। और ये जो मुनरी थी, ये गुलरी थी, मुनरी की काकी थी। कौन सी थी? काकी थी। बात समझना, गोधन, मुनरी और गुलरी। फिर क्या होता है, वहां पर पंचलाइट किसी को जलाना नहीं आता, तो जो मुनरी होती है वो जानती थी कि पंचलाइट जो है गोधन जला लेता है, और जो गोधन व्यक्ति है इसको पंचों ने निकाल रखा था गांव से। क्यों निकाला था? क्योंकि यह जब मुनरी के घर के सामने से निकलता था तो वहां पर सलीम का गाना गाता था, यानी कि कहीं ना कहीं मुनरी से प्रेम करता था गोधन। एक दिन गुलरी का की बैठी थी पीछे जाई के घरे के, और सुन ली कि भाई साहब गोधन जो है मुनरी को लाइन मारता है गाना गाकर जरूर। और फिर क्या करती है, गुलरी जाके पंचों को बता देती है। पंच कहता है अरे गोधन तू ऐसा कर सकता है भाई, तू ऐसी छिड़काई नहीं कर सकता, तू निकल ले इधर से। फिर गोधन को निकाल दिया जाता है पंचों के द्वारा। किसके कहने पे? गुलरी के कहने पे। अब गुलरी कौन थी? मुनरी की काकी थी। अब गोधन जा चुका था, लेकिन मुनरी को यह पता था कि पंचलाइट गोधन जला लेता है। फिर यही मुनरी अच्छे से बात को पंचों तक पहुंचा देती है।
अब वहां पर किसी को पंचलाइट जलाना आता नहीं था, तो भाई साहब फिर गोधन को बुलाया गया, यार गोधन बुलाओ, अगर वो पंचलाइट जला लिया तो मैं उसको माफ कर दूंगा और आराम से वो सलीम का गाना गाए, चाहे जो करे, चाहे मुनरी को लेके भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मजाक में बता रहे हैं, मतलब आपको बस इसी तरह से लिखना है, भागना होना नहीं लिखना है, अच्छे से बना के लिखना है। फिर गोधन आता है, पंचलाइट को जला देता है, फिर उसी पंचलाइट के लाइट में सभी लोग अपना भजन कीर्तन करते हैं और कहते हैं, जो पंच थे वहां पे सरपंच कहते हैं कि गोधन तेरा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना, ठीक है, यानी कि उसको माफ कर देते हैं। और गुलरी भी प्रसन्न हो जाती है, गोधन को रात में खाने पर बुलाती, कहती आइए, ऐसा दामाद पढ़ा लिखा कहीं नहीं मिलेगा, और गोधनवा तो हमारा इज्जत बचा लिया। और अब भौकाल भी टाइट हो गया था यार, जहां पे किसी को कुछ ना आता रहे, अगर आप बता देंगे तो भौकाल टाइट हो जाएगा ना आपका। तो ये था आपका पंचलाइट कहानी का सारांश। अब बहादुर कहानी का सारांश क्या है, तो बहादुर जो है यह नेपाल का एक लड़का था, बहादुर का था, नेपाल का एक लड़का था, और ये अपनी मम्मी के गलत व्यवहार से, क्योंकि इसकी मम्मी इसको मारती पीटे, दिन भर खेलत रहता था, यही भी रहूं ऐसे करती थी। अब भाई साहब परेशान हो गया कि मेरी मम्मी दिन भर मारती रहती है यार। फिर वो क्या हुआ, वो भाग गया, घर छोड़ के भाग गया, कहा कि अब हम भाग जाएंगे। और जब घर छोड़ के भाग गया तो फिर चला आया शहर में पैसा कमाने के लिए। और यहाँ पे थी निर्मला, लेखक की पत्नी, और वो जब अपने रिश्तेदार के घर जाती थी तो देखती थी वहां पे सारी व्यवस्थाएं थी, नौकर लगे थी, चाकर लगी थी, यार तगड़ी व्यवस्था थी, एकदम चौचक व्यवस्था थी। इसको देख के निर्मला भी कहती है यार अब हम भी नौकर रखेंगे। अब क्या होता है भाई साहब, नौकर परख लेती है बहादुर को, कौन, निर्मला जी, ठीक ना। देखिए मैं ना आपको एकदम देहाती लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब यूपी बोर्ड से हो भाई साहब, एकदम छाप के आना, ठीक है ना, एकदम छाप के आना, चप्पू एकदम क्वेश्चन है ये। चलिए फिर क्या होता है कि निर्मला जी बहादुर को रख लेती हैं। अब रखने के बाद क्या करती, पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, ठीक है ना। अब जब शुरू में जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके साथ अच्छा व्यवहार गुरुजी लोग कहते हैं ताकि एडमिशन कर ले। जब एडमिशन हो ही जाए फिर आपको डंडा पीटना शुरू कर देते हैं, भाई साहब उठा के आपको पीटते हैं और पूछते हैं कि चलो बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्वेश्चन, क्योंकि उनको पता है अब तो ये नाम लिखा लिया, अब जाएगा नहीं कहीं, अब इसको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से ढंग से। तो फिर क्या होता है कि शुरू में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में उसके साथ मार पीट गाली गलौज। उसका बेटा भी आता था, 2 थप्पड़ ला इधर से, ठीक है ना। एक दिन तो हद ही हो गई भाई, उसके रिश्तेदार आए थे घर पे निर्मला के, और एक दिन क्या हुआ कि रिश्तेदारों का सामान चोरी हो गया। भाई यार बहादुर के ऊपर लगा दिए चोरी का इल्जाम, कहीं बहादुर तुम ही चुराया बेटा, निकाल ले तू, मन निकाल दे तू जो चोरी किया है। भैया वो तो चुराया था नहीं, हाँ वो तो छोटा बच्चा था, उसको चोरी कहाँ मालूम था। फिर क्या हुआ, तो जब उसके साथ ये सब हुआ तो भाई कहा रात को निकल लिया, बिना दिहाड़ी लिए, बिना मजदूरी लिए वो निकल लिया, तड़ी पार हो गया, मतलब वो भाग गया, ठीक है ना। बस मजाक बता रहे हैं, इसको सीरियस मत लेना, दिल पे मत लेना, मतलब भाग गया, तड़ी पार मतलब भाग जाना, ठीक है ना, इसको एकदम ठेठ भाषा में कहते हैं। तो भाई साहब वो छोड़ के भाग गया, ठीक है ना। जब वो भाग गया, अब क्या होता है कि अब निर्मला के घर वाले और निर्मला पछताने लगे कि यार काश अगर वो होता तो हमारा काम हो जाता, हम लोग आराम से बैठ के एकदम टीवी इंस्टाग्राम रील्स चलाते, एकदम वीडियो चलाते रहते, एकदम ठीक है ना, मजा एंजॉय करते, हम लोग गेमिंग खेलते, एकदम पबजी एकदम चलाते रहते। ये सब सारी चीजें थी, और अब सब आपको करना नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गया है, ठीक है ना। फिर वही चीज है बहादुर वाला, आपको याद हो गया। फिर वही लास्ट में बोला जाता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना, अर्थात अब पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब बहादुर जा चुका था। बात समझ आ रही, थोड़ा सा मेरा बाल इधर हो गया था ना, इसलिए मैं इसको सही कर रहा था यार, हाँ ठीक है ना। चलिए ये समझ आ रहा है यार, मजा लेके पढ़ाई में ना अलग ही आनंद है, आपका टाइम भी पास हो जाता है और हम भी एकदम पढ़ा देते हैं और आपको याद भी हो जाता है। याद हो गया कि नहीं, और जो चीजें हमें पढ़ाता हूँ ना उसको एज अ मजे से पढ़िएगा, उसको कोई चीज सीरियसली मत लीजिए, मतलब दिल पे नहीं गुरुजी तो ये बोल दिया, अरे नहीं यार पढ़ा रहे हैं, मतलब समझाने का एक तरीका है कह सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। क्लियर है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो ये तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग करेंगे, ये अपने जिले के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीते है, ये अपने अनुसार करेंगे, ठीक है ना। रश्मि रथी है, और नीचे आएंगे आलोक वृत्त है,
तो ये अपने जिले के अकॉर्डिंग करेंगे। त्यागपति है, अपने जिले के अकॉर्डिंग करेंगे। नीचे आ जाएंगे, श्रवण कुमार है, यह भी अपने जिले के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर अब अभी तक आपको नहीं मालूम है तो मैं करवा दूंगा, परेशान मत होइए। अभी तक अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं करवा दूंगा। संस्कृत पर आप लोग खुद मेहनत करिएगा, 2 चैप्टर पे करना है। संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषाया वाला, और महामना मालवीय, यह आप खुद मेहनत करिएगा। तो संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश, इस श्लोक पर आप खुद मेहनत करिएगा। इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसको हम कितना भी समझा देंगे आपको याद होने नहीं है। आप खुद से रट लीजिएगा, या फिर जब आपका पेपर के कुछ घंटे पहले मैं इसको समझा दूंगा तो आप पढ़ के चले जाए, काम हो जाएगा, ठीक ना, परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पे आपको मुहावरा और लोकोक्तियां हैं, 2 नंबर मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से देंगे, परेशान मत होइएगा। अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि सीमित ज्ञान होने पर अधिक ज्ञानी होने का आडंबर रचना। आडंबर रचना मतलब हमें आता है 10 तक पहाड़ा, हम बताएंगे कि नहीं हमें अब 5000 तक पहाड़ा आता है, भाई साहब 10 तक आ रहा है, हम 5000 पहाड़ा सुनाने जा रहे हैं। तो कम ज्ञान होने पर अधिक ज्ञानी होने का आडंबर रचना, अर्थात कह सकते हैं कि उससे उस विषय के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी भाषण देने के लिए वह स्टेज पर चढ़ गया, ठीक है। अर्थात वहां पर वो क्या कर दिया, अध कचरे का ज्ञान प्रदर्शित कर रहा है, उसको मालूम नहीं तभी वो बता रहा है। कलई खुलना अर्थात पोल खुलना, कलई खुलना यानी पोल खुलना, अर्थात भेद प्रकट होना। अर्थात इस घोटाले की जब सीबीआई जांच हुई ना, तो यार मेरा नाम ले लीजिए, शिवम की भेद खुल गई, कलई खुल गई, काम खत्म। पानी होना यानी कि शर्मसार हो जाना, लज्जित हो जाना, यार मैं बिस्किट चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसकी वजह से शर्मसार हो गया, घर में ही बिस्किट चोरी करते हुए पकड़ा गया और मैं शर्मसार हो गया। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। यार मैंने एक अच्छा 12वीं हिंदी किताब खरीदी थी, पढ़ने के बाद मैंने उसी दाम पर बेच दिया, आम गुठलियों के दाम, पढ़ाई भी कर ली, बेच भी दिया, मेरे जितने का मैं खरीदा था उतने का मैं बेच दिया। नीचे चले आइए। अब आपको संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, कविंद्र का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा, तो कविंद्र का संधि विच्छेद होगा कवि धन इंद्र, कविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। नीचे चले आएंगे। देवेशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देवधन ईसा हो जाएगा। देवेशा का क्या हो जाएगा, देवधन ईसा हो जाएगा। नाविका का क्या हो जाएगा लाडलू, नाविका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नाविका का हो जाएगा आपका नवधन इक हो जाएगा। क्लियर है। नीचे चले आइए। यहाँ पे विभक्ति और वचन आपको बताना है। आत्मनोह में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, आत्मनोह में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है आपका, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। आत्मनोह में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। नामने शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, तो नामने शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो नामने में आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। नामने में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद यहाँ पे ग्रहमा है, ग्रहमा का है यहाँ पे शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, अविराम और अभिराम, अविराम मतलब क्या होता है और अभिराम मतलब क्या होता है, तो अविराम मतलब वो लगातार क्या होता है, लगातार होता है, और अभिराम मतलब होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर होता है। तो लगातार और सुंदर, लगातार और सुंदर, अभिराम और अभिराम का मतलब हो जाता है। जलद और जलधि, जलद का मतलब क्या होता है, जलद का मतलब क्या होता है, बादल होता है, क्या होता है, बादल होता है। जलधि का लाडलो क्या होता है, जलधि का मतलब होता है समुद्र, क्या होता है, समुद्र होता है। बात समझ आ रही है। नीचे चले आइए। यहाँ पे अब आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, मैं तीनों करवा दूंगा, दल, मित्र और दाम। तो दल मतलब होता है जो पौधे का एक छोटा सा कह सकते हैं कोमल पत्ता होता है, पौधे का छोटा कोमल पत्ता, कोमल पत्ता। और क्या होता है, संगठन भी होता है, संगठन भी होता है, संगठन भी होता है। मित्र का क्या होता है, मित्र का होता है सखा, सखा और सहचर, सहचर।
ठीक ना। पुरुष मित्र, पुरुष मित्र, पुरुष मित्र और महिला मित्र, महिला मित्र, बात समझ आ रहा है। पुरुष मित्र को कहते हैं बॉयफ्रेंड, महिला मित्र को बोलते हैं गर्लफ्रेंड, ठीक ना। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन है, मित्र के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक ना। समझ आ रहा है ना। हाँ, ज्यादा गलत मत सोचिएगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ग्रो पॉजिटिव। भाई साहब गलत नहीं सोचना है। आप ये नहीं सोचना है कि गुरुजी हम फेल हो जाएंगे, पास होकर आना है बोर्ड में, पास होकर बोर्ड में आना है, 16 फरवरी को टारगेट करना है, कुछ भी हो जाएंगे। दाम का क्या होता है, लाड लो छाप दीजिए। कीमत होता है, क्या होता है, कीमत होता है। और क्या होता है, जाल होता है, जाल होता है। और क्या होता है, फंदा होता है, क्या होता है, फंदा होता है। और एक होता है, क्या होता है आपका, जाल, फंदा, बंधन होता है, क्या होता है, बंधन होता है। बात समझ आ रही है। चलिए नीचे चलिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक शब्द का चयन करके लिखिए, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो नहीं करता उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। नोट कर लीजिए, बार बार रिपीट किया गया है। उसके बाद है, जो गलत कार्य करने के लिए हट करे, जो गलत कार्य करने के लिए हट करे उसे हम लोग दुराग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, दुराग्राही कहते हैं, दुराग्राही कहते हैं। जो गलत कार्य करने के लिए हट करे दुराग्राही करते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक क्वेश्चन है। नीचे चले आइए, नीचे चले आइए। अब यहाँ पे आपको सही करना है। यह पद्यांश नौका विहार कविता से क्या है, संग्रहित है। तो इसको क्या लिखेंगे, यह पद्यांश नौका विहार कविता में क्या है, संग्रहित है। से में लगा देंगे। क्या मेरा तौलिया सूख गया, क्या मेरा तौलिया सूख गया, क्या मेरी तौलिया सूख गई, क्या मेरी तौलिया सूख गई, एक मात्रा लगा दीजिए। तुम मेरे से बात मत करो, तुम मुझसे बात मत करो। निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। तो निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। फिर इसके बाद भाई साहब आप लोग रस छंद अलंकार में करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। इसको मैं करवा दूंगा, पत्र लेखन मैं करवा दूंगा, इसका चिंता मत करिएगा। निबंध लेखन मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा, इसका टेंशन मत लीजिए। मैं आपके 6 निबंध करवा दूंगा, 6 निबंध आपका मैं करवा के तब भेजूंगा पेपर से पहले, परेशान मत होइए। निबंध मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। पत्र लेखन मैं पढ़ा दिया हूँ और पत्र लेखन करवा दूंगा। रस छंद अलंकार अभी कुछ देर में आपको 1 शॉर्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दे रहा हूँ, कुछ देर में मिलने वाला है। आधे घंटे या 1 घंटे बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगा चैनल पे 2 घंटे बाद, परेशान मत होइएगा। रस छंद अलंकार तीनों का एक वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने इस पेपर को भाई साहब पूरा सॉल्व किया। तो ये पेपर आप तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा देने से पहले जाइएगा, क्योंकि पिछले साल के प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। और यार अब ये बताइए, आप लोग को मजा आया कि नहीं यार, पढ़ने में मजा आया कि नहीं, और आप लोगों को टाइम तो आपको समझ में आया होगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है। हम लोग डेली 10 से ज्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं केवल आपके लिए यार। यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं हम लोग केवल आपके लिए। और आप लोग प्लीज यार चैनल को सपोर्ट करिएगा यार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।